हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र। मैं सत्येंद्र आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 31 जनवरी को आपका सीटेट का एग्जाम होना है। तो इसी सीटेट को 31 जनवरी 2021 को आपका जो एग्जाम होना है, उसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के एक मनोविज्ञान है उससे रिलेटेड उनके जो भी विचारधाराएं हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे कम शब्दों में और क्वेश्चंस के माध्यम से। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आप इस मनोविज्ञान का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड पर मैं आपको दिखा रहा हूं सीटेट 31 जनवरी बाल मनोविज्ञान, और जिस भी मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक थिंकर की बात कर रहे हैं, उसका नाम है कोहलबर्ग। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहां पे क्या करना है। देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है एक बच्चा तर्क करता है कि आप यह मेरे लिए करें। एक बच्चा तर्क करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चा बोल रहा है आप मेरे लिए यह कर दो, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। यानी कि ये तो वही बात हो गई, टिट फॉर टैट वाली बात हो गई। तुम मेरा ये काम कर देना, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। यह कोहलबर्ग का नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। ध्यान से सुनिएगा, वो ये बोल रहा है आगे, यह कोहलबर्ग की किस नैतिक तर्कणा में किस स्टेज में शामिल किया गया है। सिंपल सी ये क्वेश्चन है। पहली बात तो ध्यान में रखेंगे कि कोहलबर्ग साहब जो थे वो यूएस के थे। उन्होंने अपना सिद्धांत जो दिया था वो मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, नैतिकता का सिद्धांत था, या इनके सिद्धांत को नैतिकता चरित्रता का सिद्धांत कहते हैं। और ये अपने प्रश्न में बोल रहे हैं कि एक बच्चा तर्क करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, तुम मेरे लिए वो कर देना। तो ये कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा में किस स्टेज से संबंधित है। अब ऑप्शन देखिएगा ध्यान से। पहला ऑप्शन स्टूडेंट बोल रहा है वो कि सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रख के चलेंगे। अभिमुखीकरण का अर्थ होता है ओरिएंटेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन बोला है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ये पहला ऑप्शन है। अब दूसरा देखिएगा, दंड और आज्ञा पालन। दूसरा ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन। देखो, दंड और आज्ञा पालन है, कहीं ना कहीं अगर लॉजिक लगाओगे, वो तो मेरा काम कर रहा है, मैं उसका काम कर रहा हूं, तो दंड की तो बात ही नहीं है। यानी कि लॉजिक लगाइए। तीसरा क्या बोल रहा है? अच्छा बालक और अच्छी लड़की। ये आपने सुना होगा, गुड बॉय और गुड गर्ल। और चौथा बोल रहा है सामाजिक अनुबंधन। ठीक है, ये इनके ऑप्शन है। अगर आपने कोहलबर्ग को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो उन्होंने जो अपना नैतिकता का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, उस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को हम लोग समझते हैं। अगर इन चार ऑप्शन को देखें तो इसका आंसर सामाजिक अनुबंधन तो होगा ही नहीं, क्योंकि सामाजिक अनुबंधन या व्यक्तिगत विरोध कोहलबर्ग की थर्ड लेवल से संबंधित है। आगे बताता हूं मैं। और अच्छा बालक, गुड बॉय, गुड गर्ल, वो तो समाज में बन रहे हैं कि वो अच्छा होमवर्क कर रहा है कि उसको तारीफ मिलेगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तारीफ की बात नहीं कर रहा है। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम मुझे ये दे देना, तुम मेरा ये काम कर देना, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा। यानी कि सी ऑप्शन भी अच्छा बालक और अच्छा बालिका नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सेकेंड लेवल से संबंधित है। अब देखिएगा, दंड और आज्ञा पालन। क्वेश्चन में कहीं आपको लग रहा है कि दंड और आज्ञा पालन की बात करी गई है? नहीं, यानी कि आपका दंड और आज्ञा पालन भी नहीं होगा। यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा सहायक उद्देश्य अभिकरण। सहायक उद्देश्य अभिकरण या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। जब कभी कभार आपको हिंदी के शब्द कठिन लगे तो इंग्लिश वहां पर क्वेश्चन पेपर में जरूर देखें सामने।
ताकि चीजें आसान हो सकती हैं, क्योंकि हिंदी का शब्द एक ही तरीके से 10 प्रकार से रूपांतरण हो जाता है, लेकिन इंग्लिश का वर्ड चेंज नहीं होता और समय की एक जरूरत है कि इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इंग्लिश बोलने लगो, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आप रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो आइए इसके क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते तो और अच्छा रहता। अब थोड़ा सा कोहलबर्ग के ऊपर बात करते हैं। देखिएगा, जो कोहलबर्ग महोदय थे, उन्होंने अपना नैतिकता चरित्रता या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी। वो यूएस के रहने वाले थे। उन्होंने अपने जितने भी नैतिकता के प्रयोग किए ना, वो महिलाओं पर नहीं किए थे। सीटेट वाले ध्यान दें, जितने भी लोगों पर उन्होंने नैतिकता का टेस्ट किया, महिलाओं पर नहीं किया। सभी के सभी, सारे के सारे टेस्ट पुरुषों पर किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बोला मैंने। और यहां पर उन्होंने अपने सिद्धांत में एक शब्द दिया था जिसका नाम था हाइंज स्टोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसने या हाइंज स्टोरी किस थ्योरी से संबंधित है। तो ध्यान में रखना है, कोहलबर्ग के नैतिक चरित्रता विकास के सिद्धांत से संबंधित। और हाइंज कौन है? हाइंज एक पुरुष है जो यूएस में रहता था। इसकी नैतिकता का परीक्षण किया किसने? कोहलबर्ग ने। हुआ ये कि हाइंज जो था, उसकी वाइफ एक बार बीमार पड़ती है। अब बीमार पड़ती है, उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो बहुत सारा पैसा खर्च होने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसका इलाज करना है। और हाइंज के पास उस समय वर्तमान में 2 लाख रुपए हैं और कोई बड़ी डिसीज उसको हो गई है। अब होता क्या है कि हाइंज अपनी वाइफ को अस्पताल लेके जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये डिजीज बड़ी है, खर्चा थोड़ा ज्यादा आ सकता है। तो हाइंज को कुछ मेडिसिन दी। या मैं ये कहूं कि जब वो मेडिसिन का पर्चा लेके किसी केमिस्ट वाले के पास जाता है और वो दवा अभी हाल मार्केट में डिस्कवर की गई है, और मेडिकल स्टोर वाले को ये पता चल जाए कि ये दवा इसको बहुत ज्यादा जरूरी है और देना ही पड़ेगा। अब वो मेडिकल स्टोर वाला इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेगा कि मैं तुम्हें दवा महंगा दूंगा। अब वो 2 लाख से 4 लाख की बोलने लगा। अब ऐसे में जब उसके सारे भ्रम उसके सामने भ्रम होने लगे, भ्रम यानी कि डिलेमा, यानी कि एक धर्म संकट हो गया उसके सामने कि मैं करूं तो क्या करूं। जैसे दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि आप नैतिकता को किस कसौटी पर देखोगे। अगर कोई चीज सही है या गलत है तो उसका आधार लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, एक मैं बात करूं कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है, अगर कोई पर्व है तो उस पर्व में उसको दोनों धर्मों की भावनाओं का ध्यान रखना है, उनकी नैतिकता का ध्यान में रखना है। दोनों ही एक ही दिन, दोनों हमने देखा कि एक त्योहार का कस्टम जो है, उनको अपनी माता जो होती हैं दुर्गा माँ का विसर्जन करना है और एक साइड ताजियों का भी विसर्जन करना है। तो डीएम साहब की एक जिम्मेदारी है कि नैतिकता को ध्यान में रखना है। कुछ भी चीज जो है दिमाग थिंक के आधार पे सही गलत नहीं होना चाहिए, कुछ गलत ना होना चाहिए। दूसरा आप समझ सकते हो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक प्रदर्शनी का मैदान है, बच्चे खेलने गए हैं और होता क्या है, वहां पे भगदड़ मची और भगदड़ में किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। अब भगदड़ मची, वहां पे हजारों की संख्या में लोग हैं और वहां पर एक झूला है। अब झूले पे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब भैया झूले पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बचाया जाए या भगदड़ को मचाया जाए? तो इस समय जो धर्म संकट डिलेमा जो पैदा होगा, तो उस समय कैसे हम लोग को रीजनिंग के आधार पर नैतिकताओं का समाधान करना है, वही कोहलबर्ग साहब बताना चाह रहे हैं कि जो हाइंज नामक व्यक्ति है, अब उसके पास कोई विकल्प क्या क्या हो सकता है कि वो अपने दोस्त से पैसा मांगे दवाई के लिए, क्योंकि उपचार के लिए धनराशि ज्यादा खर्च हो रही है, या वो केमिस्ट वाले के पास जाए रात में अंधेरे में, शटर खोले और वो चुरा लाए, तो ये भी गलत हो सकता है। या वो जाए और उसको किसी हथियार के दम पे उसको डरा धमका के ले आए, या उसके पास ये हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाए या कार्यालय जाए, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करें। इसी से संबंधित इनका सिद्धांत है। बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं अगर हम बनाएं, क्योंकि ये एथिक्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, नीति शास्त्र से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोहलबर्ग जो हैं, उन्होंने अपने नैतिकता के सिद्धांत में 3 लेवल की बात करी। कितने लेवल? 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात करी। पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, कोहलबर्ग ने अपने नैतिकता के सिद्धांत में कितने लेवल? 3 लेवल की बात करी और 6 अवस्थाओं की बात करी। अब हम इसका पिरामिड बनाएंगे, उसको ध्यान से नोट करेंगे आप लोग। एग्जाम में आता है बच्चा लोग, इसको बना लीजिएगा। देखिए, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा, 6 डब्बा। ठीक है। अब देखिएगा, पहले वाले का स्टेज 1, दूसरे वाले का स्टेज 2, तीसरा डब्बा स्टेज 3, चौथा स्टेज 4, पांचवा स्टेज 5 और छठा स्टेज 6। ठीक है, इतनी बात हो गई। और हमने बोला कितना लेवल, कितने? 3 और स्टेजेस कितनी है? 6। यानी कि हर लेवल में 2 अवस्थाएं होंगी, यानी कि S1 S2 लेवल 1, S3 S4 लेवल 2, S5 S6 आपका लेवल 3। इतनी बात हो गई। अब देखिएगा, जो लेवल 1 है, जो 2 अवस्थाओं से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसका समय 3 से 7 हम मान सकते हैं। 2 डब्बे। अब देखिएगा, जो ये 2 ऊपर के 2 डब्बे हैं, जो S3 S4 है या लेवल L2 है, इसको बोला जाता है नैतिक अवस्था, या इसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत अवस्था या कन्वेंशनल स्टेज या मोरल स्टेज। 7 से 13। और जो लास्ट के 2 हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग उत्तर या पश्च, उत्तर या पश्च नैतिक अवस्था, नैतिक अवस्था। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसका समय है ग्रेटर देन 13। तो ध्यान रखिए, मैंने बोला कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में 3 लेवल बताए और 6 अवस्थाएं बताई, और 2 अवस्थाओं S1 S2 से मिलकर लेवल 1 बनता है, S3 S4 से बनकर लेवल L2 बनता है, S5 S6 से मिलकर लेवल 3 बनता है। और जहां पर लेवल 1 है, उसको पूर्व नैतिक अवस्था के नाम से जानते हैं, या पूर्व परंपरागत के नाम से जानते हैं, या प्री कन्वेंशनल अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसका समय 307 है। दूसरी अवस्था जो है L2 में आपकी, जिसे बोलते हैं नैतिक अवस्था या परंपरागत अवस्था या कन्वेंशनल अवस्था, जो आपकी 7 से 13 है। और लास्ट आप देख रहे हो उत्तर या पश्चिम नैतिक अवस्था। अब इन डब्बों में मैं भरता हूं आज्ञा पालन या दंड। ठीक है। और दूसरा है व्यक्तिगत रिवार्ड या जैसे को तैसा। शुद्ध लिख दिया भैया मैंने। जैसे को तैसा को बोलते हैं म्यूचुअल एक्शन। जैसे आपने देखा होगा, प्राचीन काल में जब कॉइन्स नहीं चलते थे, तब भी व्यापार होता था। वो बोलते थे तुम मुझे चावल दे दो, मैं तुम्हें शक्कर दे दूंगा। इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय या म्यूचुअल एक्सचेंज। तुम मुझे ये दे देना, रबड़ दे देना, मैं तुम्हें कटर दे दूंगा। तुम मुझे पराठा दे देना, मैं तुम्हें मैगी दूंगा। यही तो बात बोली गई है क्वेश्चन में। तुम मेरा ये काम कर देना, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा। यानी कि पूरी की पूरी दुनिया बच्चे की दुनिया है, उसका काम होना चाहिए, उसका रिवार्ड पूरा होना चाहिए। तुमने मेरा काम ये कर दिया, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। यानी कि व्यक्तिगत रिवार्ड किससे संबंधित है? आपका S2 और लेवल 1। जबकि S1 में तो आज्ञा पालन करेगा। शिशु छोटा है यार, बहुत छोटा है। आज्ञा पालन, अगर वो कुछ गलत करेगा तो हम उसको दंड की बात करेंगे। वो आज्ञा पालक है और दंड की भांति व्यवहार करेगा। कुछ गलत करेगा तो दंड मिलेगा, अच्छा करोगे तो चॉकलेट मिलेगी। तो पहले में आज्ञा पालन दंड है। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तुम मेरा ये काम कर देना, वो S2 में ही है। वो व्यक्तिगत रिवार्ड है। सारी की सारी दुनिया को ये लगे कि मेरा काम पूरा हो जाए। ठीक है। इसी को म्यूचुअल एक्शन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तुम मेरा ये काम कर देना, तो मेरा ये रिवॉर्ड पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत रिवॉर्ड। इसी को बोलते हैं जैसे को तैसा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज। ये भी आ सकता
है एग्जाम में, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। जो सहायता वाला जो हम लोग ने क्वेश्चन जो हम लोग ने ले रखा था, वहां पर पहला वाला लगाना है हम लोग को। आज्ञा पालन को तो आप काट दीजिए, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूर्व नैतिक अवस्था से है, पूर्व परंपरागत अवस्था से है, लेकिन स्टेज 2 से संबंधित है, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल। अब मन में आ रहा होगा कि ये गुड बॉय गुड गर्ल क्या है। भैया, तुम अच्छा काम करोगे, स्कूल में होमवर्क करोगे तो मम्मी पापा तुम्हें शाबाशी देंगे ना। तो ये उसी तरीके से है कि बालक अपने आप को समाज में बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको शाबाश मिलेगा, तारीफ मिलेगा, हर किसी की आदत होती है। तो ये बताओ, कहीं से जब ये ऑप्शन प्रश्न में था तो वो ऐसी बात शो कर रहा था, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा, तुम मेरा वे काम कर दूंगा, तभी तो वहां पर हमने इस वाले को गुड बॉय गुड वाले को क्रॉस लगा दिया था कि ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? लेवल L2 से संबंधित है, और स्टेज आपकी S3 है। और समय अपन ने बोला 7 से 13 वर्ष, और इसी को बोलते हैं हम लोग नैतिक अवस्था या परंपरागत अवस्था, क्योंकि हम जानते हैं नैतिकता जो होती है बच्चों में तर्क के आधार पर धीरे धीरे विकसित होने लगती है। 7 वर्ष के बाद पूरी तरीके से विकसित होगी किशोर अवस्था में, एक्सट्रीम जब विकसित हो जाएगी तो वो सही गलत में कुछ गलत दिखेगा तो विद्रोह भी करता नजर आएगा वो किशोर अवस्था में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर है आपके नियम कानून। अब एक बात बताओ, आप जिस समाज में रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो, उनके अपने नियम है समुदाय के। अरे पुलिस के, हाई कोर्ट के लॉ एंड ऑर्डर होते हैं ना। यहां तक कि पूरे हमारी कंट्री के समाज को चलाने के लिए नियम कानून व्यवस्था, यहाँ तक कि आप रोड पर जाते हो तो ट्रैफिक लाइट लगी रहती है। तो जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो समाज को व्यवस्थित करते हैं, वो है आपका स्टेज 4 और लेवल 2। तो ये भी आपका नहीं है आंसर। अब एक बात बताओ, ये नियम कानून बनाए क्यों गए? ये नहीं होते तो क्या होता? तो भैया, ये नहीं होते तो पुलिस नहीं होती, पुलिस नहीं होता तो मजिस्ट्रेट नहीं होता, तो लोग किसी के घर में भी चोरी कर देते, अराजकता फैल जाती। इसीलिए तो स्टेट की भूमिका होना भी जरूरी है। स्टेट यानी कि एक अथॉरिटी जो नियम कानून को लागू करने की शक्ति रखता हो। अब आप जा रहे हो रोड पे, वहां पे रेड लाइट लग गई, रेड लाइट जल गई, तो आप रुकोगे, वहां पे नियम कानून को मानोगे। उसी से संबंधित है आपका S4 या L2 जो आपका सेकेंड लेवल 2 से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने भरा व्यक्तिगत विरोध या सामाजिक विरोध। अब एक बात बताओ, आपने निर्भया केस की, रेप केस की घटना याद है? लोग क्या थे? बहुत ज्यादा नाराज थे, सड़क पे उतरे थे। एक समाज में आपने विरोध देखा था। क्यों हो रहा था विरोध? क्योंकि उस समय संसद के द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं था कि उन लोगों को सजा दे पाए, या ऐसा कोई कानून नहीं था जो पर्याप्त उनको सजा दे पा रहा था। या ये बोलें कि इस तरह की घटना को देखते हुए लोग सड़क पर उतर आए थे, एक विरोध देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि किसी के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हुआ था, फंडामेंटल राइट का हनन हुआ था। उसको देख के लोग सड़क पे उतरे और समाज में विरोध होना चालू हुआ। जैसा वर्तमान में आप देख रहे होगा, किसान जो आपके पंजाब हरियाणा में, अब तो उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हो, राजस्थान में भी देख सकते हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ नियम कानून जो बने हुए हैं उनके फेवर में नहीं जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए विरोध देखने को मिल रहा है। नियम कानून के लिए तो ये है, लेकिन जो विरोध हो रहा है वो उसका लास्ट वाला है, जो व्यक्तिगत विरोध या सामाजिक विरोध, जो निर्भया केस की भी घटना बोल सकते हैं, किसानों से भी जोड़ सकते हैं। ये सारा का सारा हो क्यों रहा है? क्योंकि उन्हें नियम नहीं डाइजेस्ट हो पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके के विरोध देखने को मिल रहे हैं समाज में। व्यक्तिगत विरोध, किसी का हनन हुआ है राइट का, ठीक है। तो ये है लेवल L3, ठीक है। लेवल है L3 और स्टेज है आपकी S5। इतनी बात हो गई। ये सारे के सारे एग्जाम्पल देखिए, इसीलिए वहां पर हमने पहला वाला ऑप्शन लगाया था जो क्वेश्चन हम लोग करे थे, क्योंकि ये ऑप्शन आपकी फिट ही नहीं हो रहे थे वहां पर। इसलिए हमने सहायक अभिमुखीकरण, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन को सही लगाया था, क्योंकि दंड आज्ञा पालन हो ही नहीं सकता, वो तो स्टार्टिंग में है आपका। वो तो सिर्फ बच्चे को दंड आज्ञा पालन तो इस तरीके से हो गया, तो उसने गलत किया तो तुम्हें दंड मिलेगा, अच्छा करोगे तो चॉकलेट मिलेगी।
व्यक्तिगत रिवॉर्ड जैसी व्यक्तिगत रिवॉर्ड ही जो था वो आपको मैंने बताया था, जो सहायक वाले में हम लोग को नजर में आ रहा था, क्योंकि असिस्टेंट दिख रही थी, मेरी असिस्टेंट पूरी कर दूं मैं तुम्हारी कर दूंगा, मेरा रिवॉर्ड पूरा हो गया मैं तुम्हें बदले में ये दे दूंगा, टिट फॉर टेट, यही था आपका वहां पे आंसर। अब लास्ट है आपका सार्वभौमिक नैतिकता या मानवता, या पटेल या नेहरू या अंबेडकर या आपका अन्ना हजारे। भाई आपने देखा होगा कि 2010 में अन्ना हजारे जी बैठ गए थे। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन या ऐसे एनजीओ कार्यकर्ता जिनको अपने जान की परवाह नहीं होती, उन्हें लगता है कि समाज में जो कुछ बन रहा है कानून वो सही नहीं है, तो उन सब चीजों को वो विरोध के माध्यम से, अनशन के माध्यम से या सत्याग्रह के माध्यम से, गांधी जी के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए खुद की जान को हथेली पे रखते हुए मानवता के लिए आगे आते हैं। ऐसी अवस्था थी आपकी स्टेज 6 है और L3 लेवल 3 है। यानी कि सार्वभौमिक नैतिकता जो मानवता से जुड़ी हुई है, एक ऐसी अवस्था है जहां पर व्यक्तिगत हित की बात नहीं की जाती है और इंसान, ऐसे लोग जो महान हैं, दूसरों के लिए आगे आते हैं, खुद की जान को रखते हुए, आप खुद की जान को सबके उसमें हथेली पर रखते हुए, उनको अपनी जान का भय नहीं होता, वो दूसरों के लिए कार्य करना चाहते हैं, मानवता से जुड़े हुए काम करते हैं। अन्ना हजारे भी ऐसी आपको समझ सकते हो। तो इस टाइप का था आपका ये पटेल, नेहरू, अंबेडकर, गांधी, ये सारे के सारे इस तरीके पे, इस स्टेज पे पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत कम ही लोग इस स्टेज पर पहुंच पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आपके सामने कोहल वर्ग से संबंधित एक्सप्लेनेशन था, व्याख्या थी, जो कम समय में हमने आपके सामने जानने की, प्रस्तुत करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करते रहिए। जल्दी हम लोग और बेहतर तरीके से आपके सामने आएंगे। जीएसजी के चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्यावरण अध्ययन और करंट अफेयर के साथ साथ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आपके सामने बहुत जल्दी कोशिश करेंगे प्रस्तुत करें। आप चैनल को प्यार बनाइए, प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र जीएस एकेडमी के माध्यम से आप लोगों के सामने हूँ। जल्दी आप लोगों के सामने और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। ओके, बाय, धन्यवाद।